नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालों से जूझने वाले हैं। जब हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या हमारे दिमाग में सिर्फ धर्म आता है या दर्शन, अध्यात्म? क्या सारा ज्ञान बस वेदों तक ही सीमित था या फिर ये हमारे जीवन के हर पहलू में फैला हुआ था? मतलब राजनीति से लेकर मनोरंजन और विज्ञान तक। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें प्राचीन भारत की किताबों और उनके लेखकों की एक बहुत ही शानदार यात्रा पर ले जाते हैं। हम वैदिक ज्ञान की गहराइयों से शुरू करेंगे, फिर चाणक्य के राजनीतिक चालों को समझेंगे, कालिदास की शायरी में डूबेंगे और हाँ, प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों की हैरान कर देने वाली खोजों को भी जानेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और ये यात्रा इसलिए भी फैसिनेटिंग है क्योंकि ये दिखाती है कि उस दौर में ज्ञान को मतलब आज की तरह अलग अलग बक्सों में नहीं रखा गया था। जहाँ एक तरफ आत्मा परमात्मा की बातें हो रही थीं, वहीं दूसरी तरफ एक राजा को टैक्स कैसे वसूलना चाहिए इस पर भी लिखा जा रहा था। जहाँ प्रेम कहानियाँ लिखी जा रही थीं, वहीं शून्य के साथ गुणा भाग कैसे करना है इसके नियम भी बनाए जा रहे थे। ये सब एक साथ हो रहा था। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं ज्ञान की नींव से, यानी वेदों से। ये भारत के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना माना जाता है। हाँ, और इन चारों को मिला के संहिता कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है संग्रह या कलेक्शन। हर वेद का अपना एक खास मकसद था। जैसे ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र हैं, सामवेद में उन्हीं मंत्रों को गाने का तरीका बताया गया है। इसलिए इसे भारतीय संगीत का क्या कहते हैं, तनकम्र रेपा भी कहते हैं। साम का मतलब ही है गान। यजुर्वेद में यज्ञ करने के नियम है और अथर्ववेद तो और भी दिलचस्प है। उसमें ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ दवाइयाँ, रोग निवारण और यहाँ तक कि जादू टोने जैसी बातें भी शामिल हैं। मतलब उस समय भी स्पेशलाइजेशन थी। मुझे एक बात बड़ी दिलचस्प लगी कि इन मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित भी अलग-अलग होते थे। जैसे ऋग्वेद के मंत्रों के विशेषज्ञ को बिल्कुल बिल्कुल। होत्र। हाँ, होत्र। और जो सामवेद के मंत्रों को गाते थे उन्हें उद्गाता कहते थे। ये तो एक तरह की वैदिक स्पेशलाइजेशन हो गई। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली थी और सिर्फ मंत्रों तक ही सीमित नहीं थी। ऋग्वेद में 10 मंडल यानी 10 किताबें हैं और 1028 सूक्त है यानी भजन। हमारा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी के तीसरे मंडल में है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को अपने मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, जो इसे एक वैश्विक धरोहर बनाता है। वाह! लेकिन क्या ये सारा ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक ही था? नहीं, यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। स्रोतों में सुलभ सूत्र का जिक्र मिलता है जो लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व के हैं। इनमें यज्ञ की वेदी बनाने के लिए जरूरी नाप-जोख और रेखा गणित यानी ज्योमेट्री के नियम दिए गए हैं। ये दिखाता है कि धर्म के साथ साथ गणित और विज्ञान की जड़ें भी कितनी गहरी थी। तो जहां ज्ञान पारलौकिक सत्यों पर केंद्रित था, वहीं मौर्य काल आते आते ज्ञान का एक ऐसा रूप सामने आया जो पूरी तरह से जमीनी और व्यवहारिक था। हाँ, आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कर रही हैं। जो आज भी मैनेजमेंट और पॉलिटिकल साइंस के छात्रों के लिए एक जरूरी किताब मानी जाती है। कहा जाता है कि ये मौर्य साम्राज्य को चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट था। बिल्कुल। और कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसमें सिर्फ आदर्श बातें नहीं लिखी। ये एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है कि एक राजा को क्या करना चाहिए, टैक्स सिस्टम कैसा हो, जासूसों का नेटवर्क कैसे काम करे और दुश्मन से कैसे निपटा जाए। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात इसकी कहानी है। कहानी? कौन सी कहानी? इसके खो जाने और फिर से मिलने की कहानी। यह ग्रंथ सदियों तक गुमनाम रहा। किसी को पता नहीं था कि ये कहाँ है। फिर 1905 में मैसूर की एक लाइब्रेरी में आर क्षमाशास्त्री नाम के एक लाइब्रेरियन को ताड़ के पत्तों पर लिखी कुछ पुरानी पांडुलिपियां मिली। जब उन्होंने उन्हें पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई मामूली किताब नहीं बल्कि खोया हुआ अर्थशास्त्र है। कल्पना कीजिए उस पल को, सदियों से छिपा एक खजाना अचानक आपके हाथ लग गया हो। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, क्या अर्थशास्त्र में जो लिखा है
मौर्य साम्राज्य हूबहू वैसा ही चलता था या ये एक आदर्श स्थिति थी जिसे कौटिल्य हासिल करना चाहते थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इतिहासकारों के बीच आज भी इस पर बहस होती है। कुछ मानते हैं कि ये उस समय के प्रशासन का सटीक वर्णन है, जबकि दूसरे कहते हैं कि ये एक आदर्श राज्य है, एक हाउ टू गाइड जो बताती है कि एक राज्य को कैसा होना चाहिए। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से हमें उस समय की सोच और प्रशासनिक गहराई का अंदाजा देता है। तो हमने अध्यात्म से शुरुआत की, फिर राजनीति और शासन की दुनिया में आए। अब उस दौर में चलते हैं जहां कला और साहित्य अपने शिखर पर थे, यानी गुप्त काल। और जब इस दौर की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, कालिदास। उन्हें अक्सर भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या ये तुलना सही है? यह एक दिलचस्प सवाल है। भारत का शेक्सपियर कहना कालिदास के कद को समझाने का एक आसान तरीका है, खासकर पश्चिमी दुनिया के लिए। दोनों ही अपनी अपनी भाषाओं के सबसे बड़े नाटककार और कवि माने जाते हैं। लेकिन ये तुलना थोड़ी अधूरी भी है। कालिदास की रचनाओं में प्रकृति, सौंदर्य और प्रेम का जो सूक्ष्म चित्रण है वो अपने आप में अनूठा है। अभिज्ञान शाकुंतलम हो या मेघदूतम, वे सिर्फ कहानियां नहीं कहते बल्कि शब्दों से एक खूबसूरत पेंटिंग बना देते हैं। और उनके नाटक सिर्फ कल्पना पर आधारित नहीं थे। मैंने पढ़ा है कि उनका एक नाटक मालविकाग्निमित्रम वो असल में शुंग वंश के राजा अग्निमित्र की प्रेम कहानी पर आधारित है। ये तो इतिहास और साहित्य का एक कमाल का संगम है। बिल्कुल, कालिदास ने इतिहास के एक पात्र को उठाकर उसे अपनी कहानी का नायक बना दिया। लेकिन गुप्त काल की खासियत ये थी कि उस दौर में सिर्फ कालिदास ही नहीं थे, एक और महान नाटककार थे, शूद्रक, जिनका नाटक था मृच्छकटिकम, यानी मिट्टी की गाड़ी। ये नाम तो बड़ा अजीब है। नाम अजीब है लेकिन नाटक कमाल का है। कालिदास के नाटकों में जहां राजा रानी और देवता होते थे, वहीं मृच्छकटिकम की कहानी एक आम गरीब ब्राह्मण और एक गणिका की प्रेम कहानी है। इसमें शहर का जीवन, गरीबी, जुआ और भ्रष्टाचार का इतना यथार्थवादी चित्रण है कि ये उस समय के समाज का आईना बन जाता है। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ नाटक था जो इसे बाकी सबसे अलग बनाता है। वाह, मतलब उस समय भी अलग अलग तरह के दर्शकों के लिए अलग अलग तरह का कंटेंट बन रहा था। इसी दौर में एक और नाम आता है विशाखदत्त, और उनका नाटक मुद्रा राक्षस तो अपने आप में एक पहेली है। मुद्रा राक्षस तो समझिए प्राचीन भारत का एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई हीरोइन नहीं है, कोई प्रेम कहानी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति, कूटनीति और दिमागी खेल है। कहानी यह है कि कैसे चाणक्य अपनी बुद्धि से नंद वंश के वफादार मंत्री राक्षस को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में ले आते हैं। बिना हीरोइन और रोमांस के एक नाटक, ये उस दौर के लिए कितना असाधारण रहा होगा। जब कालिदास जैसे लोग प्रेम और सौंदर्य पर लिख रहे थे, तब विशाखदत्त का सिर्फ राजनीति और साजिश पर ध्यान केंद्रित करना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उस समय के दर्शकों में भी एक ऐसा वर्ग था जो राजनीतिक थ्रिलर पसंद करता था। ठीक वैसे ही जैसे आज हम हाउस ऑफ कार्ड्स या कोई जासूसी फिल्म देखते हैं। ये बताता है कि दर्शक कितने परिपक्व थे। और मुद्रा राक्षस सिर्फ एक नाटक नहीं है, ये मौर्य काल के बारे में जानकारी का एक खजाना है। लिखा तो ये गुप्त काल में गया, लेकिन ये हमें मौर्य काल की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की गहरी जानकारी देता है। तो हमने देखा कि ज्ञान का इस्तेमाल समाज को चलाने के लिए हो रहा था, जैसे अर्थशास्त्र, और समाज का मनोरंजन करने के लिए, जैसे कालिदास और शूद्रक। लेकिन विज्ञान का क्या? क्या उस दौर में क्षेत्र में भी कुछ बड़ा हो रहा था? बड़ा शायद छोटा शब्द है। उस दौर में जो हो रहा था वो क्रांतिकारी था। हम बात कर रहे हैं आर्यभट्टा और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों और खगोलविदों की। आर्यभट्ट ने अपनी किताबों आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण क्या है। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और ब्रह्मगुप्त, उनकी किताब ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि उसने गणित की दुनिया ही बदल दी। बिल्कुल, सोचिए ये कितना बड़ा क्रांतिकारी विचार था। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में गिनती करना भी मुश्किल था, तब ब्रह्मगुप्त अपनी किताब में पहली बार शून्य मतलब जीरो के साथ काम करने के नियम बता रहे थे। उन्होंने सिर्फ शून्य की खोज नहीं की, बल्कि ये भी बताया कि किसी संख्या को शून्य से जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर क्या होता है। उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के नियम भी बताए।
एक मिनट, मतलब शून्य का आविष्कार ही नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल के नियम भी भारत में सदियों पहले लिख दिए गए थे। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, और इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। बाद में जब इन किताबों का अरबी में अनुवाद हुआ तो ये ज्ञान मध्य पूर्व और फिर यूरोप तक पहुंचा। आज जिस डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं, हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन जिस बाइनरी कोड 0 और 1 पर चलते हैं, उसकी नींव कहीं ना कहीं ब्रह्मगुप्त के इन सिद्धांतों पर ही टिकी है। ये कनेक्शन तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। विज्ञान के अलावा क्या कहानियों के जरिए भी ज्ञान दिया जा रहा था? बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। ये जानवरों की कहानियों का एक संग्रह है जिसके जरिए राजनीति और व्यवहार कुशलता की शिक्षा दी जाती है। इसकी सबसे खास बात इसकी यूनिवर्सल अपील है। ये दुनिया की उन गिनी चुनी गैर धार्मिक किताबों में से है जिसका 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ऐसा क्यों? क्या खास था इन कहानियों में? क्योंकि जानवरों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देना एक ऐसी तकनीक थी जिसे कोई भी संस्कृति आसानी से अपना सकती थी। हर जगह के बच्चे जानवरों की कहानियों से जुड़ सकते थे। ये एक तरह का प्राचीन सॉफ्ट पावर था। भारतीय स्टोरी टेलिंग का एक ऐसा फॉर्मेट जो पूरी दुनिया में फैल गया। और ये सूची यहीं खत्म नहीं होती। दंडिन की 10 कुमार चरितम थी जो 10 राजकुमारों के एडवेंचर की कहानी है। अश्वघोष की बुद्ध चरितम थी जो बुद्ध के जीवन पर लिखा गया एक महाकाव्य है। और हाँ, वात्स्यायन का कामसूत्र भी था। कामसूत्र को लेकर तो बहुत सारी गलतफहमियां हैं। हाँ, इसे अक्सर सिर्फ यौन संबंधों पर एक किताब मान लिया जाता है, जबकि ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सफल और संतुलित जीवन जीने की कला पर लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें सामाजिक और व्यक्तिगत आचरण के नियमों से लेकर कला, संगीत और साहित्य तक पर चर्चा की गई है। ये उस समय के समाज की एक और झलक देता है जो जीवन के हर पहलू को खुले दिमाग से समझने की कोशिश कर रहा था। वो इन सब का क्या मतलब है? आज की हमारी चर्चा से ये तो साफ है कि प्राचीन भारत में ज्ञान सिर्फ मंदिरों या आश्रमों तक सीमित नहीं था। हमने वेदों के पवित्र ज्ञान से लेकर अर्थशास्त्र की कठोर राजनीति तक, कालिदास की रोमानी कविता से लेकर मुद्रा राक्षस के दिमागी दांवपेंच तक और पंचतंत्र की सरल कहानियों से लेकर ब्रह्मगुप्त के क्रांतिकारी गणित तक का सफर तय किया। बिल्कुल, ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, बल्कि उन समाजों और विचारों की जीती जागती तस्वीरें हैं जिन्होंने इन्हें रचा। ये हमें बताती हैं कि उस समय का इंसान सिर्फ मोक्ष की ही नहीं, बल्कि एक बेहतर राज्य, एक खूबसूरत कविता और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की भी उतनी ही शिद्दत से कोशिश कर रहा था। अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने बात की कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सदियों बाद फिर से मिला। यूनानी राजदूत मेगिस्थनीज ने भारत पर इंडिका नाम की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जो अपने मूल रूप में खो चुकी है। हमें उसके कुछ हिस्से ही दूसरी किताबों में मिलते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन ज्ञान की और कितनी ही उत्कृष्ट कृतियां शायद अब भी कहीं धूल खा रही हैं या समय के साथ नष्ट हो गई हैं। और अगर वे कभी हमें मिल जाएं तो वो हमारे अपने अतीत की समझ को किस तरह से बदल सकती हैं।